गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। मैं मनोज पवार बानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी पहली यूनिट पूरी हो चुकी है। आज उसकी सेकंड यूनिट का आगाज़ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। देखिएगा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संसद, लेकिन क्योंकि संसद को हम किसी एक विषय वस्तु से नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसके 2 से 3 पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने और समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उन टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे आगामी रीट परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। चलिएगा, तो संसद प्रारंभ करने से पहले एक बेसिक जानकारी देखिएगा। मूल रूप से हम देखें कि हम बात कर रहे हैं भारत की संसद की, तो भारत, और दूसरी चीज होती है सरकार। अगर यहां हम बात करें कि सरकार के अंग कितने हैं, कौन कौन से अंग हैं, क्योंकि बेसिक सा सवाल कई बार कहीं एग्जाम में निकल करके आता है, सरकार के अंग। तो अंग किसे कहेंगे? जहां एक ही स्तर पर उसके पार्ट कर दिए जाए, कार्य के अकॉर्डिंग, कार्यों के अनुसार उनको बांट दिया जाए, तो उन्हें कहेंगे हम सरकार के भाग या अंग। तो देखिएगा यहां सरकार, और सरकार भी कौन सी? भारत, यानी कि संघ सरकार। देखिए, इसको भी एक बार क्लियर कर देते हैं कि अगर पूछते हैं कि सरकार के अंग कितने हैं, भाग कितने हैं, तो उसका जवाब अलग रहेगा। और पूछा जाता है कि सरकार के स्तर कितने हैं, तो वहां पर पहले स्तर को क्लियर कर देते हैं। यानी पूरे देश के लिए जो एक सरकार कार्यरत है उसे हम कहेंगे संघ सरकार या केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए एक है। ये मैं आपको स्तर बता रहा हूं। और उसके बाद में सभी राज्यों के लिए अपनी अपनी राज्य सरकारें होंगी, यानी ये द्वितीय स्तर। और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए एक तीसरे प्रकार की सरकार या तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था, स्थानीय सरकार। ये रहेंगे सरकार के स्तर ऊपर से नीचे की ओर। और जहां स्तरों की बात होती है तो निश्चित तौर पर वहां शक्तियों के विभाजन की बात होगी, और साथ ही साथ बात होगी कि सबसे प्रभावी कौन है। तो यहां सरकार के 3 स्तर और सरकार के अंग। अब पर्टिकुलर सबसे पहले हम देख रहे हैं संघ सरकार, यानी कि संसद का संबंध भारत की संघ सरकार से है। तो यहां संघ सरकार के अंग कह दीजिए, भाग कह दीजिए। तो संघ सरकार के अंग देखिएगा, यहां अंग 3 रूप से हम देखते हैं। पहला जो अंग होगा उसे हम कहेंगे व्यवस्थापिका, और इसी को हम विधायिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका। उसके बाद जो दूसरा अंग रहेगा उसे हम कहेंगे कार्यपालिका, और जो तीसरा अंग रहेगा उसे हम कहेंगे न्यायपालिका। बेसिक चीजों से ही शुरुआत कर रहे हैं हम। न्यायपालिका ये रहेगी हमारे भारत की संघ सरकार के अंग। तो यहां हमारा जो आज का टॉपिक है उसका संबंध पहले अंग से है। इसे हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका या संघ की विधायिका, या किस नाम से जानते हैं तो उसे हम कहते हैं संसद। यानी आज का हमारा टॉपिक जो है वो भारत की संघ सरकार के 3 अंगों में से पहला अंग विधायिका, व्यवस्थापिका या संसद के रूप में। अगर यही व्यवस्थापिका या विधायिका राज्य सरकारों में रहेगी तो उसे हम कहेंगे विधानमंडल। विधानमंडल ये भी विधायिका है, ये भी व्यवस्थापिका है, लेकिन अगर ये राज्यों से संबंध हो जाती है तो इसको कहते हैं हम विधानमंडल। लेकिन यहां हम संघ सरकार की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है संसद, तो यहां कहेंगे संघ सरकार की विधायिका को संसद। चलिएगा, तो यहीं पर एक बेसिक चीज और क्लियर कर दूं। भारत में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था को एडॉप्ट किया है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन में भी संसद है, और उसके भी 2 देखिएगा भाग पर मैं बाद में आऊंगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हमारा जो अलग टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस के अंदर आगे से आगे देखेंगे। तो वर्तमान में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम व्यवस्थापिका या विधायिका या संसद पर। देखिएगा 3 अंग हो गए, यानी कि सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग। स्तरों की बात करें तो 3। देखिएगा,
व्यवस्थापिका, संघ विधायिका या संसद। तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। अब बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संसद कहाँ है या संसद का उल्लेख कहाँ है। देखिएगा, भारतीय संविधान में संसद, जिसे हम संघ विधायिका या संघ की व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, संसद का संबंध संघ सरकार से है, इसलिए इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में है। 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निदेशक तत्व सिलेबस में नहीं है, और 4 के अंदर हैं मूल कर्तव्य जो हमारे सिलेबस में हैं। तो भाग 5 जो है उसका संबंध होता है संघ सरकार से या केंद्र सरकार से, संघ सरकार। तो निश्चित तौर पर हमारी जो संसद है उसका वर्णन भी हमें कहाँ मिलेगा, वह मिलेगा हमें संविधान के भाग 4 अनुच्छेद संख्या 79 से लगाकर 123 तक। बिल्कुल बेसिक चीजों पे ही चलेंगे, क्योंकि आगे एक एक पार्ट को हम अलग अलग वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इस पार्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट है सारे के सारे आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो संसद का वर्णन यानी संघ विधायिका का वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 79 से 123 के मध्य। और विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका को बाद में क्लियर करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है विधि निर्माण यानी देश के लिए नए कानूनों का निर्माण करना। हम जानते हैं कि संसद ही नए अधिनियम बनाती है और लागू करने का कार्य रहेगा वो अगले भाग को दिया जाएगा या अगले अंग को दिया जाएगा। किसी प्रकार का विवाद होता है तो न्यायपालिका है। चलिएगा, तो विधि निर्माण संसद का प्रमुख कार्य रहता है। अब संसद का संगठन देखेंगे हम, तो वहीं पर मैं 2-3 अनुच्छेद के द्वारा आपको बता दूंगा कि संसद का संगठन किस प्रकार रहेगा। तो पहले अनुच्छेद संख्या 79 क्या कहती है। अनुच्छेद संख्या 79 कहती है कि भारत की संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार के लिए संघ में एक संसद होगी, एक संसद। और संसद के साथ ही क्लियर कर दिया है कि कौन कौन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो यहां बात आ जाती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लेकिन सदन की बात करें तो राज्यसभा प्लस लोकसभा यानी कि संसद का संगठन किस प्रकार का रहेगा, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दो तो हो गए आपके सदन। यानी कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। संसद किन किन से मिलकर बनती है, संसद के भाग क्या क्या हैं, तो वहां पर ये चीज भी इंक्लूड हो जाएगी। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिएगा, अनुच्छेदों की बात कर लें तो राज्यसभा उसकी संरचना का वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद संख्या 80 के अंदर। तो सीधी सी बात है, लोकसभा का वर्णन हमें संरचना की जानकारी मिलती है अनुच्छेद संख्या 81 के अंदर। तो देखेंगे यहाँ राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के अंदर सबसे प्रमुख पद है संवैधानिक, इसलिए उसके बारे में बहुत विस्तार से काफी सारी व्यवस्थाएं दी हैं। उसकी शक्तियों का वर्णन, किस प्रकार उसका निर्वाचन होगा, इसके अलावा उसको पद से हटाने की व्यवस्था, बहुत कुछ है। एक अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए। तो यहाँ बात करूंगा कि अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रपति से संदर्भ अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो वहां अनुच्छेद संख्या 52 से लगाकर 73 तक इस अनुच्छेद संख्या में वर्णन है राष्ट्रपति का। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। यहां तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रपति, अगले वीडियो में लोकसभा और देन राज्यसभा। आज के इस वीडियो में उन्हीं अनुच्छेदों और उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो मूल रूप से संविधान के अंदर संसद से जुड़ी हुई है, यानी सीधे सीधे संसद से जिनका ताल्लुक है। उन्हीं अनुच्छेदों और उन्हीं व्यवस्थाओं की हम यहां चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद संख्या 83। जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन पर हम जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो देखिएगा, यहां पर संसद के दोनों सदनों की अवधि से रिलेटेड अनुच्छेद है।
संसद सदनों की अवधि। तो अवधि में हम देखते हैं और जानते हैं कि साहब राज्यसभा जो होती है उसे कहा जाता है स्थायी सदन या उसे कहा जाता है उच्च सदन, और उसे स्थायी सदन इसलिए कहता है क्योंकि उसका विघटन नहीं होता है, भंग नहीं होती है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उन सदस्यों का स्थान नए सदस्य ले लेते हैं। तो आरएस का जो हम देखेंगे कार्यकाल या कह सकते हैं हम समय अवधि, तो आरएस का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो स्थायी सदन होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। ये सदस्यों का कार्यकाल है, ठीक है साहब। उसके अलावा बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा का वैसे कार्यकाल जो माना गया है वो 5 वर्ष का है, लेकिन यहां पर यह व्यवस्था भी है कि इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। हालांकि लोकप्रिय सदन यही है क्योंकि इसमें सीधे सारे सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, और प्रथम सदन भी इसी को कहते हैं। प्रथम सदन ये है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा है, इसे कहते हैं निम्न सदन। तो यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन समय से पहले इसको भंग किया जा सकता है। उसके अलावा आपातकाल की स्थिति में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। संविधान संशोधन संख्या 42 1976, जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, और उसके बाद का जो संशोधन आया संशोधन संख्या कौन सा रहेगा? 44, और जिसके अंदर 78 के अंदर कार्यकाल को पुनः जो है 5 वर्ष का कर दिया गया था। तो 5 वर्ष इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा देखिएगा, अगले अनुच्छेद की बात करूंगा मैं। अगला अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद संख्या 84 84 क्या कहता है हमें? संसद सदस्यों की, यहां मैंने पर्टिकुलर लोकसभा या राज्यसभा नहीं कहा है, संसद सदस्य, क्योंकि चाहे मेंबर लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उनको सामूहिक रूप से सांसद ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिएगा अनुच्छेद संख्या 84 के अंदर क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद संख्या 84, अनुच्छेद संख्या 84 कहती है संसद सदस्यों की योग्यता, संसद सदस्यों की योग्यता, यानी कौन व्यक्ति संसद का सदस्य यानी दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य बन सकता है। तो मूल रूप से जो बेसिक जो योग्यता है, योग्यता कौन सी है? वो योग्यता कौन सी है? पहली तो कि साहब भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ये तो एक बेसिक योग्यता है जो सभी पदों के लिए रहती है, सभी सदस्यों के लिए रहती है, भारत का नागरिक हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रहती है यहां पर वो रहती है आयु को लेकर, किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, राज्य और केंद्र सरकार के अधीन, बिल्कुल पागल दिवालिया, वो निर्योग्यता में मैं बताऊंगा। लेकिन यहां योग्यता, कौन व्यक्ति योग्य है, दिवालिया पागल वो अयोग्यता की श्रेणी में आएगा कि कौन व्यक्ति नहीं बन सकता। यहां बात कर रहे कौन व्यक्ति बन सकता है। तो 2 ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे, एक तो भारत का नागरिक और दूसरी है वहां आयु। आयु के लिए देखेंगे हम तो राज्यसभा उच्च सदन है, इसलिए इसकी आयु थोड़ी अधिक है, यानी कि कितनी आयु रहेगी? राज्यसभा सदस्य बनने की आयु रहेगी 30 वर्ष, और अगर लोकसभा की बात करें तो वो आयु रहेगी 25 वर्ष। हालांकि राष्ट्रपति यहां पर नहीं है, लेकिन वो भी मैं क्लियर कर दूं, सबसे ऊपर रखा है राष्ट्रपति को, इसलिए उसकी आयु होती है मिनिमम 35 वर्ष। ठीक है साहब। तो आयु से संबंध और योग्यताओं से संबंध अनुच्छेद कौन सा है संसद सदस्यों के लिए? अनुच्छेद संख्या 84। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 85 की, 85 क्या कहता है? मैं उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में बात करूंगा जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था है संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, और संसद में किसी सदन का विघटन। और विघटन किसका होता है आप बखूबी जानते हैं। तो सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन, तो विघटन का सीधा सीधा संबंध हमारा यहां लोकसभा से हो जाता है। तो देखिएगा यहां बेसिक चीजें जान लेते हैं कि संसद के किसी भी सदन का सत्र बुलाने का अधिकारी कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। वो संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बुला सकता है। यहां मैंने संयुक्त अधिवेशन की बात बिल्कुल नहीं कही है, मैंने सदन की पर्टिकुलर एक सदन की बात कर रहा हूं। मैं सत्र बुलाना और किसी एक पर्टिकुलर सदन के सत्र का सत्रावसान करना राष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा का समय से
पूर्व विघटन करना, ये चीज जो आती है वो आपकी आती है अनुच्छेद 85 के अंदर। चलिएगा आगे बात करूंगा अनुच्छेद संख्या 88, 88, अनुच्छेद संख्या 88 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 88 कहता है कि देखिए साहब, संसद के जो सदस्य हैं उनमें से ही लोग जो है महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हैं और उन्हें हम कहते हैं मंत्री पद। तो यहां दो चीजें आएंगी, मंत्री और एक और व्यक्ति रहेगा जिसका संबंध संघ सरकार से है, महान्यायवादी। देखिएगा काफी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, भारतीय संविधान के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा न्यायिक पद कौन सा है, या कानूनी पद जिसका न्याय से संबंध होता है, ऐसा पद कौन सा है जिसमें सीजीआई भी ऑप्शन में देते हैं, राष्ट्रपति भी देते हैं, महान्यायवादी। देखिएगा महान्यायवादी का भी एक टॉपिक अलग लेकर के आऊंगा मैं। तो यहां मंत्री और महान्यायवादी जो हैं संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, और संसद द्वारा निर्मित जो समितियां हैं, संसद द्वारा निर्मित जो समितियां हैं, उन समितियों को क्या किया जा सकता है, उन समितियों के अंदर अगर उनका नाम एज ए मेंबर पहले से तय किया गया है तो वहां भाग लेने के साथ साथ बोल भी सकते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं है किस चीज के, तो भाग लेंगे कौन कौन? महान्यायवादी और मंत्री संसद के किसी भी सदन में। साथ ही साथ वे बोल सकेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकेंगे वो है मत देना, यानी कि वे क्योंकि उसके सदस्य नहीं हैं, संवैधानिक तौर पर उसके सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। यह व्यवस्था मिलती है हमको अनुच्छेद संख्या 88 के अंदर, 88 के अंदर। भाग लेंगे, बोलेंगे कहां कहां? संसद के किसी भी सदन में, संसदीय समितियों के अंदर जहां उनका नाम एज ए मेंबर दिया हुआ है, और बोलने के साथ साथ भाग लेना, दोनों काम, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो मत देने के अधिकारी वे लोग नहीं होंगे। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद संख्या 89 की। चलिएगा अब देखिए, मैंने यहां पर आपको सत्र की बात जो बताई थी, सत्र तो एक बार बेसिक चीज है, अनुच्छेद से संबंध नहीं है, लेकिन मैं उसको एक बार क्लियर कर दूं। 85 जो है क्या कहता है? सत्र बुलाना, सत्रावसान, और साथ ही साथ संसद के एक सदन का जिसका विघटन होता है वो है लोकसभा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहां देखिए अनुच्छेद 85 के अंदर एक व्यवस्था है सत्र। सत्र क्या होता है? सत्र बुलाना, यानी कि अगर हम बात करें कि सत्र बुलाने की बात कर दे, सत्र कह सकते हैं, उसको ही हम अधिवेशन भी कह सकते हैं। देखिए सत्र या अधिवेशन एक ही चीज है। एक वर्ष के अंदर मिनिमम कितने सत्र होते हैं प्रत्येक सदन के? मिनिमम, तो मिनिमम होते हैं 2 सत्र। मतलब बाध्यता है साहब कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वर्ष में कम से कम 2 सत्र कह दीजिए, 2 अधिवेशन कह दीजिए, अनिवार्य हैं। और 2 इसलिए है क्योंकि 6 महीने की बाध्यता है, 2 के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अभी वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं तो मूल रूप से 3 सत्र दोनों सदनों के द्वारा आयोजित होते ही होते हैं। 3 सत्र। 3 सत्र कौन से हैं? समय भी बता दूं, समय वर्ष के अनुसार। तो देखिएगा पहला जो सत्र या अधिवेशन होता है उसको हम कहते हैं बजट सत्र। बजट सत्र, और बजट सत्र उसका समय रहेगा साहब फरवरी से मई, फरवरी से लगाकर मई तक। दूसरा जो सत्र रहेगा उसको कहेंगे मानसून सत्र या मानसून अधिवेशन, और उसका समय रहेगा जुलाई से सितंबर। और साथ ही साथ बात करें अपन तीसरे सत्र की, जिसको कहेंगे हम शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, और इसका समय रहता है साहब आपका नवंबर दिसंबर। यानी कि यहां अभी वर्तमान में 3 प्रकार के सत्र जो है संसद द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बाध्यता 2 सत्रों की है, क्योंकि प्रश्न यहीं से निकल करके आता है कि मिनिमम संसद के कितने सत्र होने चाहिए, बाध्यता कितनी है, तो 2 की, क्योंकि टाइम पीरियड डिसाइडेड है, 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 सत्रों या अधिवेशनों के मध्य। चलिएगा अब बात करूंगा अनुच्छेद संख्या 89 की। अनुच्छेद संख्या 89 क्या कहती है? 89 कहती है साहब संसद से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारियों की, ठीक है ना। पदाधिकारी, मैंने सदस्य नहीं कहा, मैंने कहा पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा के अंदर भी 2 पदाधिकारी हैं। कौन कौन से? एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति। और लोकसभा की बात करें तो वहां होता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिएगा
तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है सभापति और उपसभापति की, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, तो देश का उपराष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आता है, वह कौन सा पदाधिकारी है जिसका संबंध उस सदन से नहीं होता, यानी वो सदस्य नहीं है राज्यसभा का, फिर भी सभापति है। और दूसरा रहेगा उपसभापति, यानी कि सभापति को तो चुनने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, उपराष्ट्रपति वो सीधे सीधे राज्यसभा का सभापति होता है। उपसभापति को उन्हीं सदस्यों में से, यानी जो राज्यसभा के सदस्य उनमें से चुना जाता है। ठीक है साहब। अब बात करेंगे हम अन्य जो संसद का सदन है उसकी व्यवस्था हमें मिलती है अनुच्छेद संख्या 93 के अंदर। अनुच्छेद संख्या 93 क्या कहता है कि लोकसभा में होगा एक तो अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष, क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। देखिएगा प्रश्न की ओर जरूर आपका ध्यान ले जाऊंगा मैं कि उपाध्यक्ष जो है, कौन सा उपाध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों में एक बहुत गहरा संबंध है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में है। यानी कि अगर संसद का कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित, तो वो उस सदन के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसे देगा? वो देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। वही व्यवस्था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहां जुड़ के आता है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई, लोकसभा की और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की। लेकिन जब राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति की सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि वो इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है साहब। जो जो चीजें आती रहेंगी बीच में अपन उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। तो देखिएगा यहां अध्यक्ष चुन लिया जाता है और अध्यक्ष से रिलेटेड एक प्रश्न और निकल करके आता है, वो ये होता है कि इसका कार्यकाल जो पूरा हो रहा है ना, उससे पहले मतलब इलेक्शन होंगे तब नई लोकसभा का गठन होगा, उसमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके निकालेंगे। तो जो पहली बैठक होती है नवगठित लोकसभा की पहली बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो पुरानी लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वही उस पुरानी बैठक, क्योंकि उस बैठक में ही नया अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी नई बैठक होने और नया अध्यक्ष बनने तक पुराना अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। चलिएगा उसके बाद में बात करूंगा मैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद संख्या 98 98, अनुच्छेद संख्या 98 क्या कहता है? ये बात करता है संसद के सचिवालय की, संसद सचिवालय, संसद सचिवालय की व्यवस्था होगी अनुच्छेद 98 के अनुसार। और यहां पर क्या बात कही गई कि दोनों सदनों के लिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक कर्मचारी मंडल नियुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति उस सदन से या संसद के द्वारा नियुक्ति उनकी होगी। किसकी? कर्मचारियों का जो मंडल बनेगा सचिवालय के लिए, और सारे आईएएस अधिकारी ही होते हैं। हम जानते हैं राज्य स्तर पर भी सचिवालय सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। तो देखिएगा वहां संसद के दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक कर्मचारी मंडल होंगे। लेकिन अगर व्यवस्था ऐसी हो कि दोनों के लिए संयुक्त कर्मचारी मंडल है तो भी चलेगा, यानी पृथक भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। ठीक है साहब। कर्मचारी मंडल पृथक पृथक भी दोनों सदनों के लिए हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। अब बात करूंगा मैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, जो कई एग्जाम के अंदर लोगों को काफी कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसी के अंदर 2-3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक व्यवस्था तो हम अच्छे से जानते हैं, अनुच्छेद संख्या 100, और 100 के अंदर 10 का भाग लगा दीजिए। ठीक है साहब। कैसे मैं बताऊं आपको? अनुच्छेद संख्या 100 और 100 में ये चीज लिख दीजिए 1/10। ये महत्वपूर्ण रहता है अनुच्छेद 100 के अंदर, यानी कि संसद के किसी भी सदन के लिए अगर बैठक आयोजित होती है, अधिवेशन होता है, सत्र आहूत होता है और वहां पर कुछ निर्णय, क्योंकि यहां मूल काम क्या है? कानून का निर्माण करना। और देखिएगा उसके अंदर अगर सदस्य संख्या, यानी इसे हम कहते हैं संवैधानिक भाषा में गणपूर्ति,
गण पूर्ति कितनी होनी अनिवार्य है? 1/10, यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग अगर बैठक में उपस्थित नहीं है तो उस बैठक का कोई औचित्य नहीं रहता है। ठीक है ना साहब? तो गण पूर्ति 1/10 भाग, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट 100 से निकल करके आता है। उसके अलावा यहीं पर एक बात और कही जाती है, संसद यानी सदन, संसद के सदनों में मतदान, किसी भी बैठक के अंदर किसी विधेयक को लेकर के मतदान का जो प्रोसेस रहता है, उस मतदान के लिए देखिए मतदान कर दिया और दोनों पक्ष और विपक्ष में मतदान संख्या बराबर हो गई, तो यहीं पर वो अधिकार दिया गया है किसे? अध्यक्ष को, कि वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वो भी आपका अनुच्छेद संख्या 100 ही रहेगा। और उसके अलावा एक चीज और निकल करके आती है, रिक्तियां रिक्तियां, यानी कि संसद सदस्य जो है उनके अंदर किसी पद की रिक्ति हो जाती है तो वो भी सदन या जो सदन संबंधित सदन है वो उसके अनुरूप कार्यवाही करके रिक्तियों को पूरा कर सकता है। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसकी जगह पर कार्य करेगा, दोनों नहीं है तो क्या होगा? उनमें से वरिष्ठतम जो भी होगा, जिसको संसद के उस सदन द्वारा उपयुक्त माना जाएगा, उसको अध्यक्ष पद पर बिठाएंगे। चलेगा, प्रश्न ये व्यवहारिक तरीके से यहीं से निकल करके आते हैं और उन पर मैं आपका निश्चित तौर पर ध्यान ले जाऊंगा जहां से प्रश्न आए हैं या जहां से प्रश्न आ सकते हैं। चलिएगा, अब बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 101। 101 एक शुभ अंक माना जाता है सनातन संस्कृति के अंदर। ठीक है ना साहब? तो 101 क्या है? लेकिन संविधान की दृष्टि से ये संसद सदस्यों के लिए थोड़ा सा अशुभ है। अशुभ इसलिए क्योंकि इसमें बात की गई है अयोग्यताओं की, यानी कि संसद का सदस्य बनने वाला व्यक्ति किन किन अयोग्यता के कारण सदस्य बनने से चूक सकता है। देखिएगा, 2-3 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 101 में है, 2 में है, उसके अलावा 4 में है। तीनों को मैं साथ में क्लियर करूंगा। यहां पर लिख सकते हैं अपन अयोग्यता। योग्यता तो हमने देख ली थी, 2 ही योग्यताओं की बात की थी मैम ने, आयु और भारत का नागरिक। ठीक है ना? आयु 30, 25 और 35 राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहां बात करूंगा मैं अयोग्यता की, क्या क्या वो कह सकते हैं कि मापदंड है जिससे किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता, तो यहाँ संसद की बात हो रही है तो पर्टिकुलर न लोकसभा है न राज्यसभा, यानी LS और RS दोनों में ये बातें लागू होती हैं, क्योंकि दोनों में जो अंतर था आयु वाला वो तो अपन पहले ही अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में क्लियर कर चुके थे? उसे हम अनुच्छेद संख्या 84 में पहले ही क्लियर कर चुके हैं। देखिएगा यहां पर क्या क्या अयोग्यता हो सकती हैं, कि पहली चीज तो यही क्लियर कर लो यहां पे 101 के अंदर, कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। यह नहीं कि आप लोकसभा के भी सदस्य हैं और राज्यसभा के भी सदस्य, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य, एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। पहली शर्त ये रह जाएगी अयोग्यता के संबंध में। दूसरी चीज, यहां पर राज्य सरकारों को भी इंक्लूड कर दिया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य की जिसे हम कहते हैं राज्य में विधानमंडल, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति भी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होते हुए किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता अगर लेता है तो उसकी संसद की सदस्यता राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना साहब? तो राज्य विधान मंडल, इसके 2 भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इनका सदस्य बनना चाहे तो यहां की सदस्यता उसकी समाप्त मानी जाएगी, रोल रहेगा राष्ट्रपति का। चलिएगा, उसके अलावा और क्या है? बिल्कुल बेसिक सी बात है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर अपना त्याग पत्र दे देता है, क्या दे देता है साहब? त्याग पत्र। और त्याग पत्र किसे दिया जाता है? अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र अगर कोई सदन का सदस्य सौंपता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।
शर्त यही है कि उसकी त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर ली जाए कि हाँ साहब हमने एक्सेप्ट आपका त्याग पत्र कर लिया है। तो आपने दे दिया यानी सदस्यता समाप्त नहीं है, वहां लोकसभा अध्यक्ष का स्वविवेक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। तो त्याग पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। एक चीज और बताऊंगा मैं यहां पर, अगर कोई संसद सदस्य बिना किसी सदन की अनुमति के 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहे, 60 दिनों तक अनुपस्थित, ठीक है साहब, किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त मानी जाएगी। अगर वह देखिए यहां पर अनुपस्थिति, कहां पर अनुपस्थिति की मैं बात कर रहा हूं, जो सत्र आहूत किए जाते हैं, जो अधिवेशन होते हैं और जो बीच का गैप होता है सत्रावसान का, वो इस पीरियड के अंदर काउंट नहीं होता है कि साहब सदन का सत्र ही नहीं चल रहा 2 महीने बीच में, तो फिर वो 60 दिन की अनुपस्थिति नहीं मानी जाएगी। सदन सत्र में है और उस पीरियड के अंदर कोई व्यक्ति अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त मानी जाती है। यहां अयोग्यता की ही बात चल रही है। चलेगा, अब बात करूंगा अनुच्छेद 102 की, क्योंकि इसका संबंध भी अयोग्यता से। 102 क्या कहता है कि साहब वो व्यक्ति अगर संसद का सदस्य है और संसद का सदस्य होते हुए वो लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद का मतलब होता है सीधे शब्दों में, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजों से ही देखते हैं, समझने का प्रयास कर, सरकारी नौकरी साहब केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई सरकारी नौकरी करता है तो वह व्यक्ति इस सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद में अगर वह व्यक्ति पागल, और पागल कौन घोषित करता है साहब, हमारे यहाँ तो डॉक्टर घोषित करते हैं, लेकिन यहाँ संसद सदस्यों के लिए संबंधित या जो भी न्यायालय रहेगा ना उसके द्वारा अगर उसे पागल या विक्षिप्त घोषित किया जाए, या दिवालिया, तो पागल और दिवालिया मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि योग्यता में मैं नहीं बताऊंगा पागल दिवालिया, वो अयोग्यता में आएगा। तो पागल और दिवालिया है तो भी सदस्य बनने की योग्यता उसमें नहीं है, यानी अयोग्य माना जाएगा। एक नागरिकता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पर निकल करके आता है 102 के अंदर कि साहब भारत का नागरिक, बिल्कुल भारत का प्रत्येक नागरिक योग्य है नागरिकता की दृष्टि से, लेकिन यदि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक है तो यस, और भारत का नागरिक नहीं है तो वहां उसकी सदस्यता की अयोग्यता साबित हो जाती है। और अगर वह भारत का नागरिक होते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अन्य देश की, तो भी वह अयोग्य माना जाएगा। और अगर किसी अन्य देश के साथ में वो व्यक्ति अनुबंधित है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है ना साहब। भारत का नागरिक है, किसी और देश की नागरिकता ले ली, सदस्यता के लिए अयोग्य। अगर भारत का नागरिक है किसी और देश के साथ अनुबंधित है तो भी अयोग्य माना जाएगा। और अगर भारत का नागरिक है ही नहीं तो वो अपने आप में वैसे ही अयोग्य हो गया। चलिएगा, अब बात करूंगा अनुच्छेद संख्या 104 की। यही क्लियर कर दूं क्योंकि ये सारे संबंध अयोग्यता से 104, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। 104, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वो सदस्य होने के नाते सदन की बैठकों में भाग लेता है, सदन की बैठकों में उपस्थित होता है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि वो तो अयोग्य है ना साहब, वो तो सदस्य था ही नहीं लेकिन फिर भी उसने भाग लिया है सदन में, तो ऐसे व्यक्ति की जब जांच या उसकी पहचान कर ली जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पर डे 500 रुपए दंड के रूप में वसूला जाएगा। दंड के रूप में वसूला जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति जो सदस्य नहीं था और सदन में बैठा है उस बैठकों के अंदर, तो जितने दिन बैठा है पर डे 500 रुपए के हिसाब से उससे अर्थदंड वसूल किया जाएगा। चलेगा, अब बात करूंगा अनुच्छेद संख्या 105 की। चलिएगा कि साहब बीच में बहुत सारे अनुच्छेद तो छोड़ दिया आपने, मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि जहां से प्रश्न निकलेगा उसे छोड़ूंगा नहीं और जो काम का नहीं है उसे छेड़ूंगा नहीं। चलेगा, अनुच्छेद संख्या 105। अनुच्छेद संख्या 105 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 105 ये कहता है कि संसद सदस्यों की शक्तियां, चलिएगा यहां वापस वही चीज क्लियर कर रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा अलग से नहीं कह रहा हूं मैं, संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूडेड है, संसद सदस्यों की शक्तियां। उसके बाद में बात करेंगे शक्तियों के बाद में, शक्तियों के बाद में बात करेंगे हम विशेष अधिकार।
विशेष अधिकार। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके इससे जानकारी में होगी लेकिन फिर भी मैं बात कर लूं। और संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार, और तीसरी चीज रहती है उन्मुक्तियां। अब देखिएगा, मैं जो अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाह रहा था कि भारत के अंदर सांसद जो है वही एक ऐसा पद है, राजनीतिक पद है साहब, संसद का सदस्य है वो, लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं अपना वेतन तय करता है और ये अधिकार किसी को नहीं है। इवन देश के राष्ट्रपति का वेतन भी संसद द्वारा ही तय होता है, यानी कि संसद सदस्य स्वयं अपना वेतन तय करते हैं। चलेगा, अच्छा खुद तय करते हैं इसलिए ज्यादा ही होगा, बिल्कुल ज्यादा ही होगा, चलेगा, उस पर आएंगे तब भी बात करेंगे अपन। तो यहाँ उन्मुक्तियों की बात हो गई। उसके बाद में देखो विशेष अधिकार जो मैंने बताया, वो विशेष अधिकार क्या है कि ये अगर सदस्य है संसद का तो किसी विषय पर वहां पर बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, बोलने का उसका अधिकार तो है ही है। उसके अलावा वो किसी भी विधेयक के संबंध में अपना मत भी देगा, पक्ष या विपक्ष में, ठीक है साहब। तो वो बोलता है किसी विषय पर, या किसी विषय पर अगर वो मत देता है तो इन दोनों चीजों को न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। साहब उसने तो इस तरीके की बात की थी, अपना अपना, कई लोग आपने देखे होंगे, कई सांसद है जो एक सदन ने पारित कर दिया और बिल की कॉपियां फाड़ देते हैं। और कई बार आपने देखा भी, रिसेंटली अभी चल रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चा में, ओवैसी साहब बिल फाड़ दिया था, काफी ऐसे सांसद रहते हैं। तो वहां पर उनके खिलाफ न्यायालय को मैं उस चीज को प्रश्नगत नहीं किया, वो अपनी उनकी स्वयं की राय है एज ए सांसद। चलिएगा, अब आगे और बात करूंगा मैं अनुच्छेद संख्या 106 जो आ गई साहब, सांसदों के वेतन और भत्ते जो समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं, वेतन और भत्ते। अब देखिएगा एक चीज और मुझे ध्यान आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद रहते हैं वो मूल रूप से क्या है, वो भी सांसद है, ठीक है ना साहब। तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होता है उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं दिलवाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान आ गया, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है साहब। कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं साहब, उसको शपथ दिलवाते हैं, राष्ट्रपति की भी शपथ होती है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं होती है क्योंकि वो मूल रूप से क्या है, सांसद, ठीक है ना साहब। एज ए सांसद वो ऑलरेडी संसद सदस्य के रूप में पहुंच चुका है वहां पर। चलिएगा, तो यहां बात कर ली मैंने 105 की बात हो गई, 106 की बात हो गई। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद संख्या 107 की। 107 अनुच्छेद संख्या 107 क्या कहता है? देखिए साहब, मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि लोकसभा समय से पहले विघटित हो सकती है। अब ये कोई लोकसभा है, ये हो गई साहब विघटित हो गई साहब समय से पूर्व। और जब ये विघटित हुई थी उस समय में कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित था, यानी राज्यसभा में कोई विधेयक अभी लोकसभा में आना बाकी है, राज्यसभा में कोई विधेयक है, कैसी स्थिति में, लंबित अवस्था में, और ये हो गई साहब विघटित। अब नई लोकसभा आ गई, ये हो गई नई लोकसभा आ गई, तो वो लंबित विधेयक जो है वो निरस्त नहीं माना जाएगा, यानी कि नई लोकसभा में भी उसको भेजा जाएगा, ठीक है ना साहब। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और अनुच्छेद की बात करूंगा मैं। देखिएगा, अगर यहां अनुच्छेद अगले पे आएंगे, लेकिन यहां पर एक व्यवस्था और क्लियर कर दूं कि अगर वो विधेयक लोकसभा हो गई भंग, राज्यसभा में लंबित है, या हो सकता है कि वो विधेयक उस समय लोकसभा में भी लंबित रहा हो और लोकसभा तो हो गई भंग, तो क्या वो निरस्त माना जाएगा? वो उस कंडीशन में निरस्त नहीं होगा अगर उस विधेयक से संबंधित संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों मिल करके, तो अगर संयुक्त अधिवेशन के लिए उस विधेयक को चुन लिया गया है पहले ही, तो वो विधेयक निरस्त नहीं होगा, अन्यथा वो निरस्त हो जाएगा। मतलब बेसिक चीजों से समझ लिए कि अगर कोई लोकसभा जैसे भंग हो गई और लोकसभा के अंदर उस समय कोई विधेयक था वो लंबित था, राज्यसभा में जाना बाकी था, और अगर उसकी जानकारी ये है कि साहब उस विषय पर
संयुक्त अधिवेशन बुलाना है और उसके लिए राष्ट्रपति ही अधिकृत व्यक्ति होता है, ऐसी स्थिति में वो विधेयक निरस्त नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यहां लंबित है या राज्यसभा में लंबित है लेकिन संयुक्त अधिवेशन के लिए उसको चिन्हित नहीं किया गया है तो वो निरस्त माना जाएगा। चलिएगा बात करेंगे अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद संख्या 108। देखिएगा 108, अभी तक जिस बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे थे वही चीज आ गई, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यहां से भी कई बार प्रश्न निकल करके आते हैं कि साहब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता राष्ट्रपति है। धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है साहब, संविधान संशोधन को छोड़ करके धन विधेयक इसमें शामिल नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन के अंदर। साधारण विधेयक की बात करें, राष्ट्रपति बुलाता है। अब दोनों सदन बैठे हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, दोनों सदन बैठे हैं, दोनों के सदस्य बैठे हैं। इसके पास में अपना सभापति है उपराष्ट्रपति के रूप में, यहां पर अध्यक्ष है। तो दोनों की जब कॉमन यानी संयुक्त अधिवेशन होता है तो हमेशा अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की बैठकों का अध्यक्षता की जाएगी। चलिएगा अब इकट्ठे हो गए साहब, अब इकट्ठे हो गए तो चर्चा कर लेते हैं। किस चीज की चर्चा कर लेते हैं? धन की चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल अगला अनुच्छेद वही है 110, और 110 क्या कहता है? 110 कहता है धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक। और एक चीज यहीं पर साथ में क्लियर कर देते हैं, अनुच्छेद 111, दोनों को साथ में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इनका एक संबंध रहेगा। क्या संबंध है वो बताऊंगा आपको। धन विधेयक यानी कि धन विधेयक की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? 110। और यहां पर किसको विशेष अधिकार है? लोकसभा को, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा द्वारा रखा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, ये एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें 111 वाली व्यवस्था लागू नहीं होती। अब 111 की व्यवस्था क्या है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति, जब भी किसी सदन में कोई विधेयक रखा जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, फिर उस पर वाचन किया जाता है, उसके बाद में सहमति बनती है, बहुमत से उसको पारित करते हैं, फिर अगले सदन में भेजते हैं, वहां पर भी सेम प्रोसेस होता है। और दोनों सदनों द्वारा जब उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तब वह विधेयक कहां पहुंच जाता है? वो विधेयक पहुंच जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो राष्ट्रपति में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या अधिकार है विधेयक के संबंध में। तो यहां राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वह विधेयक जो है वो कानून का रूप नहीं लेता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी अनुमति किसकी है? राष्ट्रपति की अनुमति। लेकिन यहां अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है विधेयक बनने के, पारित होने के बाद। क्यों साहब? राष्ट्रपति का रोल खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और ये तय हो जाता है कि साहब फला विधेयक या उक्त विधेयक जो है वो धन विधेयक है, तो उस धन विधेयक पर पहले ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। मैंने कहा ना एकाधिकार है लोकसभा का धन विधेयक पर। राष्ट्रपति का रोल खत्म कर दिया, पहले ही हस्ताक्षर करवा दिए, राज्यसभा के पास भेज दिया साहब। साधारण विधेयक के संबंध में तो राज्यसभा लोकसभा समान अधिकार रखती है, लेकिन धन विधेयक पर एकाधिकार है किसका? लोकसभा का। लोकसभा राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले ही ले चुकी है, अब उन्होंने पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया। राज्यसभा पारित करे कि नहीं करे वो अपने आप ही पारित हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय सीमा तय जरूर है साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है, और उसके संदर्भ में जब लोकसभा और राज्यसभा पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो राष्ट्रपति की अनुमति किस रूप में? हस्ताक्षर। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है वो अधिनियम का रूप लेता है। चलिएगा बात करेंगे हम अगले विधेयक की, जिसे हम कहेंगे वार्षिक वित्त प्रतिवेदन। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन कह दीजिए या विवरण कह दीजिए। साहब ये क्या शब्द निकल करके आया, ये तो कभी सुना ही नहीं, तो अब जरूर सुना होगा। इसे कहेंगे हम बजट, यानी कि ये जो बजट है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति या राष्ट्रपति जो है उसका रोल भी इंपॉर्टेंट रहता है वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने के लिए। और प्रस्तुत कौन करेगा? ये करेगा साहब लोकसभा के अंदर संघ का, या कहते हैं संघ या केंद्र सरकार का वित्त मंत्री, ठीक है साहब। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री का संबंध किससे है? लोकसभा से। तो यहां पर भी एकाधिकार है या मेन रोल है किसका? लोकसभा का, ठीक है साहब। कुछ विधेयक ऐसे हैं
कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर लोकसभा को क्या क्या विशेष शक्तियां लोकसभा में और राज्यसभा में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिएगा, अब बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 122। अनुच्छेद संख्या 122 क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों में जो कार्यवाहियां होती है, अधिवेशन जो होते हैं, बैठकें होती हैं, अधिवेशन, बैठकें और कार्यवाहियां, अब ये सारी जो कार्यक्रम हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं? संसद के दोनों सदनों की बात कर रहा हूं। तो उन कार्रवाइयों की न्यायिक जांच नहीं हो सकती, यानी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। एक सदस्यों के बारे में बता दिया था कि प्रश्नगत नहीं हो सकते। अनुच्छेद 105 वो बोलता है, मत देता है उसको लेकर। यहां संसद की जो कार्यवाहियां हैं उनको लेकर के, और ये चीज न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती, प्रश्नगत नहीं, कार्रवाइयां, बैठकें प्रश्नगत नहीं, कहां? न्यायालय में। और देखिएगा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अगर सदन में कोई सदस्य उपस्थित है और वहां उसने हस्ताक्षर किए हैं किसी विधेयक के संदर्भ में, अपना मत दिया है, और बाद में जब वो पारित हो जाता है फिर पता चलता है कि साहब ये तो अयोग्य था और इसने भी तो हामी भरी थी प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए, क्या करेंगे? प्रस्ताव को रद्द कर देंगे, उस विधेयक को या उस अधिनियम को नहीं रद्द करेंगे, उसे रद्द नहीं करेंगे। अगर प्रस्तावित होने के और पारित होने के बाद में अगर किसी प्रकार की निर्योग्यता साबित होती है सदस्य की, तो उसे हम निरस्त नहीं कर सकते। चलिएगा, बात करूंगा मैं अगले अनुच्छेद की। प्रश्नगत नहीं हो सकता और कार्यवाही की जांच भी नहीं हो सकती संसद की बैठक या कार्रवाइयों की। अब बात करेंगे हम एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, 1, 2, 3, अनुच्छेद संख्या 123। ये राष्ट्रपति में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब संसद के सदन अपने प्रभाव में नहीं हो, सत्र नहीं चल रहा हो, संसद के सदनों का देखो 6-6 महीने का बताया था मैंने कि 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, वर्तमान में 3 है, तो बीच में कहीं ना कहीं स्पेस निकल के आ जाता है, कई बार सत्रावसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब सदन अपने सत्र में नहीं होता है और उस समय देश को किसी ऐसे नए व्यवस्था की जरूरत होती है, नए किसी कानून की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो बिना लोकसभा या राज्यसभा के ही सीधा ही उस कानून को बनाकर लागू कर देता है, और उस व्यवस्था को कहते हैं अध्यादेश। और ये अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहता है। 6 माह के भीतर या तो संसद उसे अधिनियम बना करके पारित कर दे, अन्यथा यह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लियर करी थी, जब मैंने बात कही थी आपको 1993 की। 1993 में क्या हुआ था साहब? 3 सदस्यीय व्यवस्था की थी, 3 सदस्यीय। कहां पर? 3 सदस्यीय व्यवस्था किसमें की थी साहब? ये व्यवस्था की थी भारतीय चुनाव आयोग में, अध्यादेश बनाकर राष्ट्रपति ने, और 1994 के अंदर इसे संसद ने अधिनियम बनाकर स्वीकृति दे दी थी कि 3 सदस्य होंगे साहब, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 65 वर्ष अधिकतम आयु होगी रिटायरमेंट के लिए। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी जब मैंने आपको लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता बताया था। चलिएगा, अब बात करेंगे अपन, यहां पर देखिएगा ये व्यवस्था जो है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अध्यादेश की बात कर ली मैंने, अध्यादेश की बात मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखिएगा, अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो संसद की व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये सारी व्यवस्था हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट की है, संसदीय व्यवस्था को। उसके अलावा संसद से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो ओवरऑल संसद की बात करते हैं, उनको मैंने यहां क्लियर किया है। अब अगले 3 वीडियो और आएंगे जिसका संबंध संसद से, लेकिन उनको पार्ट वाइज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले राष्ट्रपति को देखेंगे, फिर राज्यसभा को, और फिर लोकसभा को। तो ओवरऑल हमारा जो ये टॉपिक है संसद, वो क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें आप लोग, आशा यही कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि कोई तथ्य, कोई फैक्ट यहां पर छोड़ा नहीं गया है। प्रश्न कहीं से भी निकल करके आ सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।